हुकूमत। अंजलि ससुराल पहुंची। उसकी तलाकशुदा बड़ी ननद कासा के रूखे व्यवहार की खबर उसे मिल चुकी थी। वह सुहागरात के कमरे में आई तो उसने देखा कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। कुछ मेहमानों के बैग भी उसी कमरे में पड़े हुए थे। अंजलि हैरान हो गई। उसे लगा था कि एक साफ सुथरा फूलों से सजा हुआ कमरा होगा। अभी वह असमंजस में पड़ी थी कि कहाँ बैठे। तभी उसकी ननद आशा पीछे से आ गई और कहने लगी, अंजलि देखो, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। तुम यहीं कहीं जगह बनाकर सो जाओ। आज की रात विशाल भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। उसे भी मैंने और मेहमानों के साथ ही सोने के लिए कह दिया है। अब तुम तो देख ही रही हो कमरे की हालत कैसी है। फटाफट से अपना आदेश सुनाकर कमरे से बाहर चली गई। अंजलि स्तब्ध सी खड़ी रह गई और सोचने लगी, नई दुल्हन का यह कैसे स्वागत हुआ। खैर, उसे बहुत थकान हो रही थी तो उसने एक भारी सूटकेस इधर उधर हटाया और उस अपने लेटने की जगह बनाई। उसे बहुत रोना आ रहा था। वो सोच रही थी कि विशाल आए रहते तो कम से कम थोड़ी मेरी मदद भी कर देते। काफ़ी रात हो गई थी। वो वॉशरूम में जाकर कपड़े बदलकर सोने के लिए आई। उसे बड़ी घबराहट सी हो रही थी। ससुराल में पहला दिन ऐसा है, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक मोटी सी औरत दनदनाते हुए कमरे में घुस गई। अंजलि घबराकर उठने लगी तो वो औरत कहने लगी, अरे लेटी रहो बहू, कोई बात नहीं, मेरा बैग यहीं पर है ना, कुछ कपड़े निकालने हैं। उसके बाद तो कोई ना कोई इस कमरे में सामान लेने ही आ रहा था। वो परेशान हो गई थी क्योंकि नई जगह थी तो बस सबके सामने लेटने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। उससे नींद आ रही थी और लेकिन वह सो नहीं पा रही थी। खैर, आधी रात के बाद जब सब लोगों का आना बंद हुआ तो अपने आप ही थकान से भरी पलकें बंद हो गई और वह सो गई। सुबह सवेरे उसकी नींद टूटी। उसकी ननद कह रही थी, अरे उठो महारानी, यह तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। अंजलि आंखें मलते हुए उठ बैठी। अचानक से आंखें खोलने पर उसे महसूस हुआ कि सच में आज से उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। अब वह मायके में नहीं बल्कि ससुराल में है। उसकी ननद कहने लगी, अरे जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई रस्म है। जल्दी से कुछ बना लो तो मेहमान भी एक एक करके रवाना हो। अंजलि ननद की बात मानकर झट से वॉशरूम में घुस गई। नहा धोकर तैयार होने के बाद वह बाहर आई। तब तक उसे विशाल की वहीं दिखाई नहीं दिया था। वो सोचने लगी कि कितना लापरवाह है, एक बार मेरे सामने भी नहीं आए। खैर, वो रसोई में गई और ननद ने उसे खीर, पूरी, दाल चावल आदि बनाने के लिए कह दिया और खुद हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गई। उसकी मदद करने के लिए रसोई में कोई भी नहीं था। पहले आधा घंटा तो उसे यह देखने में लगा कि कौन सा सामान कहाँ है। फिर उसे खाना बनाने की तैयारी शुरू की। बीच बीच में ननद जाकर चिल्ला रही थी, ज़रा फुर्ती से हाथ चलाओ, सब मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। खैर, थोड़ी देर बाद जब खाना बन गया तो सब मेहमान खाने लगे। लेकिन उसकी ननद कहने लगी, सब्जी में नमक तेज है, पूरी भी कच्ची लग रही थी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। अब नई नवेली दुल्हन थी अंजलि। ननद की ऐसी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू उतर आए। सभी मेहमानों ने उसे नेक दिया, लेकिन अंजलि की ननद कहने लगी, तुमने अभी कुछ ढंग का बनाया नहीं है तो मैं तुम्हें नेक भी बाद में दूंगी, जब तुम कुछ अच्छा बनाना सीख जाओगी। अंजलि को वैसे तो रुपए पैसों का लालच नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था कि कम से कम उसकी ननद प्यार से बात तो कर सकती थी। खैर, अभी तो शुरुआत थी। धीरे धीरे उसकी ननद हर बात में उसे ताने मारने लगी। तुम गरीब परिवार से आई हो, इसलिए तुम्हें कोई काम ढंग से नहीं आता। तुमने तो कभी ऊंचे लोगों का रहन सहन देखा ही नहीं होगा। अंजलि ननद के ताने सुनकर तड़प कर रह जाती। एक दिन ऐसे ही दिवाली की शॉपिंग करनी थी तो विशाल अंजलि से बोला कि तुम तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर चलते हैं। तब आशा गुस्से में कहने लगी, भाई यह हमारे साथ कहाँ जाएगी, यह तो गरीब परिवार से आई है, इसे कहाँ पता होगा कि हम लोग कैसी क्वालिटी का सामान खरीदते हैं। विशाल थोड़ा झुंझला उठा और कहने लगा, दीदी जब मेरी शादी की बात चल रही थी तब आपने यही कहा था कि मुझे गरीब परिवार की लड़की से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि वह गरीब परिवार से आएगी तो हमसे दबकर रहेगी।
तब मैंने आपको कितना समझाया था कि ऐसा सोचना गलत है, किसी को भी दबाकर रखने की क्या ज़रूरत है। उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आपने अपनी मनमानी की। आपने मेरे लिए अंजलि को पसंद किया था। अंजलि वैसे तो मुझे पसंद आई थी, लेकिन क्योंकि मुझे इसका बात व्यवहार अच्छा लगा। अरे कितने लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अंजलि ना तो सुंदर है और ना ही ज़्यादा संपन्न परिवार की है, तो आप लोग यह शादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अंजलि के गुणों को देख रहा हूँ। और आपने क्या देखा? आपने यही देखा कि अंजलि ज़्यादा सुंदर नहीं रहेगी। इसका मायका गरीब परिवार से है, तो आप उसे दबाकर रखेंगी। लेकिन यह बात बहुत गलत है दीदी। शॉपिंग पर तो मैं भी अपनी पत्नी को साथ लेकर ज़रूर जाऊंगा। आप जो भी हो, जैसे भी हो, मेरी पत्नी है, तो इसका लिहाज से आपको इसे सम्मान देना चाहिए, ना कि दबाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। आशा गुस्से में बोली, अब इसके आने के बाद तू मुझे सही गलत समझाएगा? मैंने कह दिया यह दिवाली की शॉपिंग पे हमारे साथ नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। विशाल कहने लगा, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। आशा अंजलि को गुस्से में घूरते हुए बोली, भाई बहन के बीच झगड़ा करवाकर पड़ गई कलेजे को ठंडक। अंजलि रो पड़ी। वह तुरंत बोली, दीदी मुझे शॉपिंग पर नहीं जाना, मैंने समझाती हूँ। इतना कहकर वह कमरे में गई और विशाल से कहने लगी, आप दीदी के साथ शॉपिंग पर चले जाइए ना। दीदी मुझसे कुछ कहती है तो मैं ज़्यादा बुरा नहीं मानती हूँ, जाने दीजिए। दीदी का तलाक हो गया है, वह अकेले रहती है तो टेंशन में कुछ भी बोलती रहती है। विशाल हैरानी से बोला, किस मिट्टी की बनी हो तुम? दीदी तुम्हारा दिन रात अपमान करती रहती है, फिर भी तुम पलट कर जवाब नहीं देती हो। और आज मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ तो उल्टा तुम मुझे ही समझा रही हो। क्या सच में तुम्हें समझ में नहीं आता कि इस घर में तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है? अंजलि का गला भर आया और कहने लगी, मुझे सब पता चलता है। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो लोग यही कहेंगे कि 4 दिन नहीं हुए और भाई बहन में भी झगड़ा लगवा दिया है, इसलिए मैं खामोश रहती हूँ। विशाल ने उसे सीने से लगा लिया और कहने लगा, तुम कितनी समझदार हो। काश दीदी तुम्हारे गुणों को देख पाती। खैर उस दिन तो कोई भी मार्केट नहीं गया, लेकिन आशा हर समय अंजलि को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। अब वह उसे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी थी, क्योंकि विशाल ने उसका पक्ष जो लिया था। एक दिन विशाल ऑफिस से आया तो उसने देखा कि आशा अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठकर पार्टी कर रही थी। तभी अचानक उसके सैंडल पर जूस गिर गया। वह अंजलि को आवाज़ लगाने हुए बोली, ज़रा कपड़े लेकर आओ और मेरा सैंडल साफ कर दो। अंजलि हैरान रह गई। वह कहने लगी, दीदी मैं अभी पकोड़े बना रही हूँ। तो आशा कहने लगी, हाथ धोकर आओ और चुपचाप आकर मेरी सैंडल साफ करो। विशाल से रहा नहीं गया। वह गुस्से में बोल पड़ा, रुको दीदी, यह आप क्या बोल रही हो? अपनी सहेलियों के सामने मेरी पत्नी का अपमान करना चाहती हो तुम? आशा गुस्से में बोली कि तेरी पत्नी गरीब घर से आई है, उसे जूते चप्पल साफ करने की आदत होगी। तुझे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने कमरे में जा। मैं इस काली कलूटी को इसलिए लेकर आई हूँ कि ताकि यह काम करने में कोई नखरे ना दिखाए। तू बीच में पड़कर मेरा दिमाग खराब मत कर। विशाल कहने लगा, दीदी आपका दिमाग खराब करने की ज़रूरत ही क्या है? आपका दिमाग तो सचमुच खराब हो चुका है। किसी के घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना, फिर उसके साथ अत्याचार करना, उसे नौकरानी बनाकर रखने का विचारधारा, यह सब पागलपन नहीं है तो और क्या है? लेकिन एक बात आपकी कान खोलकर सुन लीजिए, यह घर में मेरा स्थान जैसा है वैसा मेरी पत्नी का भी स्थान रहेगा। यह मेरी पत्नी है, आपकी नौकरानी नहीं है जो आप इससे इतने सारे काम लोगों के सामने सैंडल साफ करवाने की बात कर रही है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहूँगा। मैं आपको आपका हिस्सा दे दूँगा। यह सुनकर आशा गुस्से से पागल हो उठी और कहने लगी, किसे हिस्सा देने की बात कर रहा है तू? यह घर मेरा है। तब विशाल कहने लगा, नहीं दीदी, यह घर तो अम्मा बाबूजी ने मेरे नाम कर दिया था। आपकी शादी हो गई थी और शादी में उन्होंने बहुत खर्चा किया था और आपको बहुत सारा सामान दिया था। तलाक में भी आपको गुजारा भत्ते के रूप में बहुत बड़ी रकम मिली है और आपके पास अकाउंट में मेरे अकाउंट से ज़्यादा रुपए पड़े हैं। फिर भी मैं इस घर में आपको हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। आप अपना अलग बनाइए, खाइए
और अपने हिस्से में अपनी हुकूमत चलाइए। मेरी पत्नी पर हुकूमत चलाने की कोशिश मत कीजिए। आशा गुस्से में पागल हो गई और कहने लगी, ठीक है, तू इस घर के बीचों बीच दीवार खड़ी कर, मैं अपना अलग खाऊंगी बनाऊंगी, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। विशाल को दुख तो हो रहा था, लेकिन फिलहाल दीदी का घमंड देखकर विशाल से यही सही लगा कि बंटवारा ही सबसे अच्छा फैसला है। तब आशा अपने अलग घर में बनाकर वहीं रहने लगी और उधर विशाल भी अपनी पत्नी अंजलि के साथ अपनी छोटी सी गृहस्थी में खुश था। हालांकि उसे कभी यह सोचकर दुख होता था कि दीदी अब अकेली रह गई है, लेकिन आशा को जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। बस एक बात थी जो उसके मन को कचोट रही थी। उसे हमेशा लगता था कि वह अंजलि को ज़िंदगी भर अपने पैरों के नीचे दबाकर रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंजलि ने अपनी समझदारी और धैर्य से अपनी पहचान बना ली थी। अब वह अपने घर में खुलकर सांस लेती थी, अपने फैसले खुद करती थी और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रही थी। क्या आशा सच में अपने भाई और भाभी से दूर रहकर खुश रह पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़े और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।